रेस्पिरेशन। तो स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, केमिकल रेगुलेशन में मैं आपको पहले बता दूं कि केमिकल रेगुलेशन एक्चुअली किस प्रोसेस को कहेंगे। केमिकल रेगुलेशन जो है वो रेस्पिरेशन की दो तरह से होती है, और इसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो मैकेनिज़्म होगा जिसके थ्रू ये काम हो रहा होगा वो क्या चीज़ है, वो न्यूरॉन्स हैं। और उन्हें कहा जाता है कीमोरिसेप्टर्स। उन्हें क्यों कीमोरिसेप्टर्स कहा जाता है? क्योंकि वो केमिकल्स के रिस्पॉन्स की वजह से जो है अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो कीमो रिसेप्टर्स भी मैं बता दूं कि कीमो रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स और दूसरे होते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं ब्रेन में होते हैं, और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स जो है ये बॉडी में पाए जाते हैं। और एक्चुअली ये है क्या, ये है न्यूरॉन्स। और अगर पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स की बात की जाए तो ये सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं जो कि न्यूरॉन्स की पाई जाती हैं। कहाँ पे? बॉडी में पाई जाती हैं। ये भी जो है वो केमिकल्स की वजह से जो है सेंस करके केमिकल्स को तो मैसेज भेजती हैं ब्रेन में, और जिसकी वजह से फिर ब्रेन में रेगुलेशन होती है रेस्पिरेशन की। और इसमें हमें फिर बताया जाता है कि सांस को जो है हमने वेंटिलेशन लेनी है, या हमने जो है वॉश आउट करना है गैसेस को। तो इसमें आ जाते हैं कि अगर हम बात करें कीमो रिसेप्टर्स की बात करें तो हम इसमें बात करेंगे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स की बात करेंगे, क्योंकि पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स की जस्ट हेडिंग बुक में दी हुई है, इसको डिस्कस नहीं किया गया। तो हमारा सारा फोकस जो है फिर केमिकल रेगुलेशन होनी है, तो हम इसमें बात करेंगे कीमो रिसेप्टर्स की जो कि ब्रेन में पाए जाते हैं, जिन्हें कहेंगे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। अब सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स जो हैं हम इनको बताएंगे ये कहाँ पे होते हैं। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स मेडुला ओब्लांगेटा में होते हैं। किसके करीब पाए जाते हैं? डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स के करीब पाए जाते हैं, जिन्हें इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। अब इसमें यह है कि हम इसमें कीमो रिसेप्टर्स जो हैं वो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स के पास तो मौजूद हैं, तो इनको किस चीज़ से रिस्पॉन्स मिलेगा जिसकी वजह से ये मैसेज भेजेंगे, और उसकी वजह से हम जो है वो वेंटिलेशन करेंगे। तो इसमें आता है कि कीमो रिसेप्टर्स के पास जो है रिस्पॉन्स आता है कि जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर या फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर जो है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो हाइड्रोजन आयन जो हैं वो कीमो रिसेप्टर्स को सिंसेट करेंगे, मैसेज जाएगा कीमो रिसेप्टर्स के पास, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो हैं वो मेन स्टिमुलेंट होंगे कीमो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने के लिए रेस्पिरेशन की। तो लेकिन यहाँ पे ये बात आती है कि हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ये डायरेक्टली ब्लड ब्रेन बैरियर को या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर को जो है वो इसमें से क्रॉस नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से फिर क्या होगा कि कीमो रिसेप्टर्स जो एक्टिव नहीं हो सकेंगे, और उसकी वजह से जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं हो सकेगा। बट इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा मैकेनिज़्म है कि इन कीमो रिसेप्टर्स के पास फिर हाइड्रोजन आयन कैसे जाएंगे, किस तरह से पहुँचेंगे। तो हाइड्रोजन आयन्स के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसमें आ जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है जब ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, जैसे ये वीनस ब्लड के थ्रू जा रही होती है तो ज़्यादा होती है, तो उस सूरत में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है इजीली। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी और इस तरह से ये ब्रेन में चली जाएगी। ब्रेन में जो है वाटर होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर वाटर के साथ मिलकर रिएक्ट करके तो कार्बोनेट्स बना देगी। अब यहाँ पे इनको दोनों को कार्बोनेट्स में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम होगा जिसका नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज बनने की वजह से क्या होगा, अब ये ऐसा कंपाउंड होगा कि जो कि डिसोसिएट हो जाता है फ़ौरन से, ये वीक होता है बॉन्ड इनका। तो जैसे ही सूटेबल कंडीशंस या इन्वायरमेंट अवेलेबल होगा तो बाइकार्बोनेट आयन जो है टूट जाएंगे, और इस तरह से क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन जो हैं वो अलग हो जाएंगे और कार्बोनिक आयन जो हैं वो अलग हो जाएंगे। इस तरह से हाइड्रोजन आयन जो हैं ये जाकर कीमो रिसेप्टर्स को, जो कि न्यूरॉन्स हैं, और कहाँ पाए जाते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा में डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन के पास, उनको जाके वहाँ से केमिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से फिर इम्पल्सेस भेजेंगे कीमो रिसेप्टर्स किनको, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को। इस तरह से केमिकल रेगुलेशन के थ्रू जो है हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेंगे। और केमिकल्स में भी अगर हम बात करें कि तो 70 to 80% जो है हमारी वेंटिलेशन का प्रोसेस जो है वो केमिकल रेगुलेशन के मैकेनिज़्म के थ्रू होता है। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स में आ जाती है ये बात। तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको ये बात बताई है, इसमें यहाँ जो अभी आप इमेज देख रहे हैं ये मैंने खुद से करवाया हुआ है, आपकी बुक में नहीं है। बुक के अंदर जो है इसको असम्बल्ड नहीं किया गया, तो मैंने इसको जो है वो शॉर्ट फॉर्म में और आपके लिए, आपकी आसानी के लिए जो है इसको
करवाया था कहीं और से, तो इसमें यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि दे आर वेरी सेंसिटिव टू इंक्रीज़ इन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब ये किसकी बात हो रही है? ये कीमो रिसेप्टर्स की बात हो रही है, जो कि सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स हैं, जो कि ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। ये उनकी बात हो रही है कि ये जो सेंसिटिव होते हैं, ये रिसेप्टर्स जो हैं, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं किसके लिए? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए। लेकिन हाइड्रोजन आयन तो ब्रेन के अंदर जो है उनकी इतनी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, तो फिर हाइड्रोजन आयन कैसे बनेंगे? नेक्स्ट लाइन में आता है, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर। के हाइड्रोजन आयन जो होते हैं कि ये ब्रेन का बैरियर या फिर जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर है उसको क्रॉस नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड, इफ़ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन द ब्लड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज हो जाए ब्लड के अंदर, इट इज़ एज इट इज़ अ गैस, क्योंकि ये भी गैस है, इट कैन क्रॉस बोथ द ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी कि इसमें रहते हैं कि ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर को भी क्रॉस कर सकती है और ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकती है। एज इट इज़ अ गैस can cross the barrier easily and after entering the brain it combines with water to form carbonic acid। फिर क्या करेगी? ये वाटर के साथ जो है वो कंबाइन करेगी, वाटर के साथ रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, और इस तरह से ये कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। कार्बोनिक एसिड जो होता है ये अनस्टेबल होता है, इसकी एसोसिएशन जो होती है वो वीक होती है। कह रहे हैं कि एज कार्बोनिक एसिड इज़ अनस्टेबल इट इमीडिएटली डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयंस, और इस तरह से ये क्या होगा कि हाइड्रोजन और ये बाइकार्बोनेट आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। दी हाइड्रोजन आयन नाउ स्टिमुलेट्स द सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे? सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देंगे, विच स्टिमुलेट्स द डोर्सल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो है ये करीब आया जाएगा किसके? हमारे जो कीमो रिसेप्टर्स होंगे वो न्यूरॉन जो कि स्टिमुलेट होंगे किसकी वजह से? हाइड्रोजन आयंस की वजह से। इस तरह से ये जो कीमो रिसेप्टर्स होंगे ये मैसेज भेजेंगे इम्पल्सेस की सूरत में डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को। इस तरह से हमारा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो बैक टू नॉर्मल होगा। इंस्पायरेटरी ग्रुप आ जाता है इसके अंदर, जिसे कहा जाता है एंड इंक्रीज द रेट एंड फोर्स ऑफ ब्रीदिंग। इससे क्या होगा कि हमारा जो सांस लेने का रेट और ब्रीदिंग की जो फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगी। होपफुली आपको ये मैकेनिज़्म जो है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें जाते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज में आता है, हम बात करेंगे रोल ऑफ रेस्पिरेशन इन सर्कुलेशन। तो हमारे पास रहता है कि हमने जो है बात की कि फंक्शंस जो हैं रेस्पिरेशन के, यहाँ से ये फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, मेंटेनेंस, ये पेज नंबर 114 के ऊपर दिया हुआ है। इसमें आ जाता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन कि रेस्पिरेशन के फंक्शंस कौन से हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, द बेसिक फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड द इन्वायरमेंट। अब ये है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आता है रेस्पिरेशन का जो बेसिक फंक्शन है वो तो सबको ही पता है कि गैसेस का एक्सचेंज है, जिसमें मेनली कौन सी गैसेज हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही हैं थ्रू इन्वायरमेंट एंड बॉडी। Maintenance of acid-base balance. Acid-base balance is maintained through respiration by adjusting of carbon dioxide eliminated discussed earlier. Discussed earlier का मतलब ये है कि एसिड बेस बैलेंस ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे मेंटेन करती है? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है जब ज़्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर, जब ये रेज होना शुरू होती है तो ये क्या बनाती है? ये कार्बोनिक एसिड का लेवल जो है वो ज़्यादा कर देती है, और जो है पीएच जो है इसमें लो होना शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद जैसे ही अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हम निकालना शुरू हो जाएंगे, वॉश आउट करना शुरू कर देंगे बॉडी से, तो कार्बोनिक एसिड का लेवल जो है वो लो होना शुरू हो जाएगा और हमारी पीएच जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस तरह से ये एसिड बेस का बैलेंस जो है ये नॉर्मल करती जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल के थ्रू। मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इन एक्सपायर्ड एयर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट इज़ लॉस्ट। इस तरह से क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर भी हीट के लॉस नहीं की वजह से, हीट के हवा के साथ जो है वो एक्सपायर होने से हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। एक्सक्रीशन आ जाती है, एक्सक्रीशन में आता है थ्रू एक्सपायरेशन volatile substances such as ammonia, ketone bodies, alcohol and essential oils are excreted। कि जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, हवा जो है हम एक्सपायरेशन का प्रोसेस करते हैं तो उसमें कुछ जो है वो हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी जो हैं वो भी हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं। उनमें से फिर बताए होंगे कौन से हैं, वो अमोनिया हो सकते हैं, कीटोन बॉडीज़ हैं, एल्कोहल्स एंड एसेंशियल ऑयल्स जो हैं, एसेंशियल ऑयल्स जो कि उड़ने वाले जो तेल होते हैं, ये सब जो हैं ये एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाते हैं।
फिर इसमें आता है रोल ऑफ रेस्पिरेशन इन सर्कुलेशन। वीनस रिटर्न का मतलब होता है कि वो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ये वेंस के थ्रू जो है दोबारा से हार्ट की तरफ जाता है, हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है, जिसकी वजह से लंग्स में से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट किया जाता है। During inspiration, the intrathoracic pressure is decreased while the intra-abdominal pressure is increased. अब इसमें कह रहे हैं कि इंस्पायरेशन में जो थोरेसिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि अगर थोरेसिक प्रेशर डिक्रीज़ नहीं होगा तो लंग्स को नीचे स्पेस नहीं मिलेगी एक्सपेंड करने के लिए। इसलिए जो है थोरेसिक प्रेशर को डिक्रीज़ होना पड़ता है जब हम इंस्पायरेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, और उस दौरान हमारा जो एब्डोमिनल प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इंक्रीज द वीनस रिटर्न, जिसकी वजह से क्या होता है जब एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, पेट के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, तो यही वजह होती है कि फिर हमारा जो बॉडी का ब्लड होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो वो दोबारा से रिटर्न हो जाती है हार्ट की तरफ। वैन वीनस रिटर्न इज इंक्रीज, जब वीनस रिटर्न इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, इट इंक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हैज़ द कार्डिक आउटपुट। इससे क्या होता है कि हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। ब्लड प्रेशर में क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ इंस्पायरेशन एंड अर्ली पार्ट ऑफ एक्सपायरेशन। ब्लड प्रेशर हमारा कब कौन से पॉइंट पे जो है वो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब जो है हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, जब हम जो है ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ इंस्पायरेशन, जब हम इंस्पायरेशन का जो है ले लेते हैं और उसके बाद हमारा एक्सपायरेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होना होता है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जैसे कि ऊपर की लाइंस में भी बताया गया है। फिर आ जाते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शंस। प्रोटेक्टिव फंक्शंस का मतलब ये है कि हम इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है। कफ रिफ्लेक्सेस का मतलब ये होता है कि हमारी जो है गले में हमारे जो है सांस की नाली के अंदर जो है ऐसी रिफ्लेक्सेस, ऐसी सेंसरी नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं कि जब हमारे गले में कोई चीज़ जाके, कोई ऐसा केमिकल या कोई ऐसा एलर्जन जब हमारे इन नर्व रिफ्लेक्सेस के साथ जाके टकराता है या ये सेंसेशन प्रोड्यूस होती है इन नर्व एंडिंग्स में, तो मैसेज ब्रेन में जाता है और ब्रेन के जो रेस्पिरेशन का जो हमारा सेंटर है वो इसको सेंसेट करता है, और उसकी वजह से फिर हम कफिंग का प्रोसेस करते हैं, मतलब हम कफ करते हैं ताकि जो इरिटेशन हो रही है गले में या हमारी सांस की नाली के अंदर जो है उसको रिड्यूस किया जाए। स्नीजिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, स्नीजिंग रिफ्लेक्स का मतलब ये है कि हमारी स्नीजिंग रिफ्लेक्सेस ब्रेन के अंदर उस वक्त प्रोड्यूस होती हैं जब हमारी नेज़ल म्यूकोसा के अंदर सेंसरी नर्व एंडिंग्स जो होती हैं किसी इरिटेंट को महसूस करती हैं और उसकी वजह से मैसेज ब्रेन में जाता है और उसकी वजह से हमें स्नीजिंग होती है। या फिर ये साइनेसिस के अंदर, मतलब जो हमारी स्कल के अंदर जो फ्री स्पेसेस होती हैं उनके अंदर जो है वो किसी इरिटेंट की मौजूदगी की वजह से या नेज़ल म्यूकोसा में किसी इरिटेंट की मौजूदगी की वजह से मैसेज ब्रेन में जाता है और उसकी वजह से हम फिर स्नीजिंग करते हैं। रोल ऑफ एपिग्लोटिस ड्यूरिंग स्वेलविंग, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जब हम स्वेलविंग करते हैं, मतलब हम खाने को निगलते हैं, उस दौरान हमारी जो ग्लोटिस होती है, मतलब जो हमारी ओपनिंग है सांस की नाली की, तो वो जो है क्लोज़ हो जाती है। किसकी वजह से, एपिग्लोटिस की वजह से, जो कि एक फ्लिप लाइक जो है वो कवर होता है ग्लोटिस के ऊपर। इस तरह से क्या होता है कि फिर जो स्वेलिंग में हमारे जो फूड कंटेंट्स होते हैं वो ग्लोटिस में नहीं जाते और हमें इरिटेशन वगैरह नहीं होती। तो ये तो था आज का आपका लेक्चर जिसमें हमने पढ़ी केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और उसके साथ जो है फंक्शन पढ़े कि रेस्पिरेशन हमारी किस तरह से किन किन कामों में जो है वो हेल्प करती है। अगर आपको इसमें से कुछ ना समझ आई हो तो आप जाके कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज करें क्वेश्चंस को, ताकि मैं आपको उनके प्रॉपर आंसर दोबारा से कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।